आज का हमारा टॉपिक है टैक्स नोटिसेस से कैसे बचें या डिफेक्टिव रिटर्न होने से कैसे बचाएं। अगर आप टैक्स प्रैक्टिशनर हैं या अपना आईटीआर खुद फाइल करते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आप इस वीडियो को देखें, इसके बाद अपना आईटीआर फिल करें तो आपको समस्याएं टैक्स रिटर्न डिफेक्टिव होने से जैसी कोई समस्याएं नहीं आएंगी। अब आप के लिए हम कुछ पॉइंट्स ले करके आए हैं। जैसे हम पहला पॉइंट, शेयर ट्रेडिंग इनकम लॉस नॉट डिक्लेयर्ड। आप देखते हैं कि जो एआईएस दिया गया है, एआईएस में शेयर ट्रेडिंग की इनकम है या उसकी लॉस है और आपने उसको डिक्लेयर नहीं किया। हमको भी पता चला, कल एक भाई साहब बता रहे थे कि कोई एक हैं जो अभी भी कैपिटल गेन या कैपिटल लॉस शॉर्ट टर्म हुआ, इसके बाद भी आईटीआर फिल कर दे रहे हैं। अभी तो हमारा फार्म 2 आया ही नहीं है तो हम कैसे भर दे रहे हैं। तो इसलिए इन बातों को ध्यान देना है और जो लोग खुद से फाइल करते हैं उनको भी ध्यान देना है। तो शेयर ट्रेडिंग इनकम लॉस अगर आपने डिक्लेयर नहीं किया है तो ये आप मान करके चलिए कि आपको नोटिस आएगी ही आएगी। अगर आपका कैपिटल गेन का 1.25 लाख तक का है तो वो तो आप इसमें भर सकते हैं। अगर नहीं, अगर आपका शॉर्ट टर्म का है तो चाहे वो प्रॉफिट है या लॉस है, मतलब प्रॉफिट क्या गेन कहते हैं, चाहे वो गेन है या आपका लॉस है, तो आपको उसको ITR 2 आने का इंतज़ार करें और ज़रूर दिखाएं। ऐसा नहीं कि उसको छोड़ दें कि 400-500 रुपये अगर आप छोड़ देंगे तो आपकी रिटर्न डिफेक्टिव भी हो सकती है और आपको नोटिसेस भी आ सकते हैं। ये हमने आपसे पहला पॉइंट डिस्कस किया। दूसरा, फेक टैक्स डिडक्शन। जो लोग पुराने रिजीम से फाइल करते हैं, कुछ लोग करते क्या हैं कि उन्होंने HRA का अलग ज़बरदस्ती क्लेम ले लिया या और भी इस तरीके की जो डिडक्शंस होती हैं 80C से लेकर के 80U तक, वो अपना डिडक्शन ले लेते हैं। वैसे इस बार जो है उनको सब नंबर वगैरह देना पड़ेगा कि कौन सा नंबर है, किस कंपनी से उन्होंने क्या कहते हैं इंटरेस्ट है या कुछ भी इस तरीके की सूचनाएं उन्हें देनी होगी। लेकिन अगर कहीं पर वो फेक डिडक्शन लेते हैं तो उन्हें भी नोटिसेस आएंगी, ये आप पक्का मान करके चलिए। इसके बाद क्रिप्टो ट्रांजैक्शन। कुछ लोग करते क्या हैं कि क्रिप्टो ट्रांजैक्शन को डिक्लेयर नहीं करते हैं। भारत सरकार ने बताया है कि आप उसको डिक्लेयर करिए, आपको लॉस हुआ है या प्रॉफिट हुआ है, आप इसको ज़रूर अपने रिटर्न में दिखाएं। अगर आप नहीं दिखा रहे हैं तो आपकी रिटर्न डिफेक्टिव होने वाली है और आपको नोटिस भी आने वाली है, ये आप पक्का मान करके चलिएगा। और ये भी कहना है कि कुछ लोग जल्दबाजी के चक्कर में कि ये रिटर्न हमारे हाथ से चली जाएगी तो लोग भर दे रहे हैं। कृपया ऐसा गलती मत करें, नहीं डिफेक्टिव आएगी तो कभी भी वो 2-4 और भी लोगों को लेकर के चला जाएगा। तो अब हम 3 के बाद चौथे पॉइंट पर आते हैं, नॉट डिक्लेयरिंग इंटायर इनकम। आपकी जो इनकम हुई, मान लीजिए कि आपने कोई काम फ्रीलांसिंग पर किया या आपकी कोई इंटरेस्ट इनकम है या कहीं और से इनकम आई है, वहाँ से तो सरकार को रिपोर्ट हो गई, डिपार्टमेंट में रिपोर्ट हो गई है, लेकिन आपने उस इनकम को नहीं भरा क्योंकि आप टैक्स के दायरे में आ रहे थे या आपको टैक्स ज़्यादा देना पड़ रहा था। तो ये गलती अगर आप करेंगे, नोटिस आनी तय है। जो AIS है और TIS है उसकी इनकम आप मैच कराएं और अगर कोई भी इनकम आपकी नहीं है तो उसको पहले आप करेक्ट कराएं। अगर आप करेक्ट नहीं कराते हैं, ITR फिल कर देते हैं, तो डिफेक्टिव भी होगा और नोटिसेस भी आएंगे। तो ये आप बहुत सावधानी बरतेंगे इसको। और अपना AIS और TIS ठीक करें। जो आपकी AIS दी गई है उसको ठीक कैसे करते हैं, इसके लिए हम वीडियो एक आध दिन में डाल देंगे कि उसको कैसे देखा जाता है, कैसे ठीक किया जाता है, पूरी उसकी सूचना हम आपको बताएंगे। और अगर आपको देखना आता है तो बहुत अच्छी बात, नहीं आता है तो आप वो वीडियो रेफर करिएगा तो आपको समझ में आएगा। आगे चलते हैं। नॉट फाइलिंग ITR आफ्टर टैक्स डिडक्शन बाय एम्प्लॉयर। मतलब आपके एम्प्लॉयर ने टैक्स काट लिया तो कुछ लोग कहते हैं कि हमारा तो हो चुका है, हमने तो अपना मेमो फार्म भर दिया था या हमारे एम्प्लॉयर ने हमारा जो टैक्स बनता है वो काट लिया है। ध्यान दीजिए कि अगर आपकी इनकम 3 लाख से ऊपर है तो आपको ITR फाइल करना ही करना है। अगर आप नहीं फाइल करते हैं तो आपको जो है आने वाले समय में नोटिस पेनल्टी सहित आ सकती है। तो अगर ऐसा कर रहे हैं तो उसमें सुधार करें और अपना ITR ज़रूर फाइल करें। एम्प्लॉयर का काम TDS काटना है, ना कि ITR फाइल करना है। और ITR फाइल करना पर्सन का काम होता है जिसने इनकम अर्न करी है। तो इसलिए अगर आपका TDS कटा हुआ है और आप उस दायरे में आ रहे हैं तो अपनी रिटर्न ज़रूर भरें, नहीं तो आपको नोटिस
आने की पूरी संभावना है। इनकरेक्ट बैंक डिटेल इन ITR, आप अपने बैंक की जो डिटेल भर रहे हैं इनकरेक्ट ना दें, नहीं तो आपको रिफंड मिलने में दिक्कत होगी। कभी कभी मान लीजिए कि आप जैसे बैंक का क्लबिंग हुआ और आपने वहाँ पर कोई भी एक डिटेल गलत कर दी या छोड़ दिया, जो भी इस तरीके की है, ऐसा करने पर आपका रिफंड वापस, मतलब रिफंड आपके खाते में नहीं आएगा। आप बार बार उसको ट्राई करेंगे, इधर उधर दौड़ेंगे। तो इसलिए भरते हुए ही आपको ये ध्यान देना है कि आप अपनी बैंक की डिटेल वगैरह ज़रूर चेक कर लें और ये देखें कि पैन और आधार से लिंक है या नहीं है। आगे बढ़ते हैं, 7वें पॉइंट पर आते हैं, रॉन्ग ITR फॉर्म सिलेक्शन। पता चल रहा है कि आपकी शॉर्ट टर्म इनकम है या लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है, वो आपकी 1.25 लाख से 1,25,000 से ज़्यादा है और आपने अपना ITR 1 फिल कर दिया, तो ये गलत होगा। आपको ITR 1 नहीं फाइल कर सकते हैं। इस तरीके से अगर आपने अपना फार्म गलत सेलेक्ट किया है तो आपको दिक्कतें होगी। 1 से 7 तक फार्म होते हैं, जिसमें कि 1 से 4 तक इंडिविजुअल और HUF के लिए हैं और बाकी 5, 6, 7 ऑर्गेनाइजेशंस के लिए होते हैं। तो इन बातों को ध्यान रखना है। बस इतने से ही बात नहीं बनती है, वो ये भी डिपेंड करता है कि कौन सा व्यक्ति कौन इनकम अर्न कर रहा है। जैसे मान लीजिए कि सैलरी की इनकम है सिर्फ, या 2 एक और चीज़ें हैं, तो उसमें आप क्या करेंगे, ITR 1 फिल कर देंगे। आपकी बिजनेस इनकम है तो आप ITR 4 फिल करने जाएंगे। इस पर भी कौन सा ITR आपको फाइल करना है, इस पर हम अगला एक वीडियो जारी करने वाले हैं, उसको आप देखिएगा तो डिटेल में समझ में आएगा कि 1 से लेकर के 7 तक ITR कौन व्यक्ति और किस इनकम को अर्न करने वाला भर सकता है। इसके बाद अगले पॉइंट पर आते हैं, मिसमैच इन इनकम एंड टैक्स क्रेडिट इन फॉर्म 26AS एंड AIS। अगर आपकी इनकम 26AS और AIS की इनकम मिसमैच है तो पहले आप इसको करेक्ट कराइए। अगर करेक्ट नहीं कराएंगे तो आपको नोटिस आनी तय है। तो इसलिए आपको ये ध्यान देना है कि आप अपनी इनकम चेक कर लें, जो आपने कमाया है वो सारी डिटेल यहाँ पर दी गई है कि नहीं, और अगर नहीं दी गई है तो आप उसको करेक्ट करें। और अगर किसी की एक्स्ट्रा इनकम आ गई है तो वो आप उसको करेक्ट कराएं अपना और उसके खाते में चढ़वाएं, अपने से वहाँ से डिलीट करें। इसके बाद ही ITR फिल करें, नहीं तो आपको नोटिसेस आएंगी। अगला पॉइंट है, नॉट रिस्पॉन्डिंग टू नोटिसेस फ्रॉम डिपार्टमेंट। जब आप रिटर्न फाइल कर देते हैं उससे 15 से 20 दिन के अंदर में जा कर के दोबारा से चेक कर लीजिए कि क्या कहीं डिपार्टमेंट ने आपको कोई नोटिस तो नहीं इशू किया है। अगर नोटिस इशू किया है तो आप उसको, उस नोटिस का रिस्पांस ज़रूर करें, नहीं तो आपकी रिटर्न डिफेक्टिव घोषित हो जाएगी। रिटर्न डिफेक्टिव होने का मतलब है कि आपने ITR फाइल किया नहीं है। और रिटर्न भरने के बाद में आप अपना E-वेरिफिकेशन ज़रूर करें। जिन लोगों का पैन आधार लिंक है और आधार से मोबाइल लिंक है उनका E-वेरीफाई हो जाता है। अगर इसमें से कोई एक स्टेप नहीं हुआ है, सपोज करिए कि पैन और आधार लिंक है लेकिन उससे आधार में आपने मोबाइल नहीं ऐड कराया, तब भी आपका E-वेरीफाई नहीं हो पाएगा। अगर E-वेरीफाई नहीं होता है तो आप उसको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट बंगलोर भेज करके पोस्ट ऑफिस के द्वारा भेजिए, पोस्ट से भेजिए, ताकि वो वहाँ से आपका वेरीफाई हो जाए। इसके बाद माइनर्स चाइल्ड इनकम। कुछ लोग करते क्या हैं कि बच्चों के खाते में पैसा ट्रांसफ़र किया और FD करा दिए, FD करा दिए और उसमें ब्याज मिल रहा है। इस केस में लोग रिटर्न छोड़ देते हैं। रिटर्न में ये इनकम लेना अगर छोड़ दिए तो ये ध्यान देना है कि वो उनकी भी रिटर्न डिफेक्टिव हो जाएगी। इसके बाद आखिरी पॉइंट है, डोंट इग्नोर एडवांस टैक्स एंड सेल्फ असेसमेंट टैक्स। जो आपका एडवांस टैक्स सेल्फ असेसमेंट टैक्स बनता है उसको भरिए, नहीं तो आपको इस पर नोटिस भी आएगी, डिमांड की नोटिस आएगी और इसके बाद में आपको उस पर पेनाल्टी और टैक्स भी देना पड़ेगा और वो ज़्यादा होता है। इसलिए आपको ध्यान देना है कि समय पर इसको जमा कर दें। अगर आप इन सावधानियों को बरतते हैं तो ये हम पूरी उम्मीद है कि आपको डिफ़ॉल्ट और क्या कहते हैं डिफेक्टिव की कोई नोटिस नहीं आएगी। तो आप इस वीडियो को अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप शेयर, लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ में। धन्यवाद।